तो ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से क्या करना चाहिए? सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड लिमिटेशंस ऑन रैशनैलिटी। रैशनैलिटी की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अपने वैल्यूज होते हैं, प्रेजुडिसेस होते हैं, हिस्ट्री होती है, उनका एक एक्सपीरियंस है जो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे मनरेगा स्कीम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये स्कीम चल रही है। एकदम से कोई सरकार आके इसको बंद नहीं करेगी क्योंकि पॉलिटिकली इनकरेक्ट डिसीजन हो जाएगा। लोग इस स्कीम को अपना रहे हैं, ये चल रही है, ये अनपॉपुलर हो जाएगी अगर इस स्कीम को वापस लेते हैं। हो सकता है रैशनली ये स्कीम का कोई ज्यादा फायदा ना हो सकता है मनरेगा का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा के ज्यादा बेनिफिट हो, पर इसको हम वापस नहीं ले रहे। ये किसी सरकार का व्यू पॉइंट हो सकता है, फिर भी जबकि वो जानते हैं कि ये स्कीम अच्छी नहीं है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो ये एक लिमिटेशन हो गई। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी है, तो ये एक लिमिटेशन होती है। जैसे कम्युनिस्ट कंट्री जिस तरीके से चाइना है, वहां पे कोई कंपनी है वो डाटा मॉनिटर कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर का पर्सनल डाटा उठा सकती है। पर वेस्ट में हम लिबरल वैल्यूज में बिलीव करते हैं, यूएस वगैरह, जर्मनी, जो ये देश है, हमारी भी लिबरल डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे पर्सनल डाटा पे इस तरीके का होल्ड नहीं हो सकता। आप डाटा को मॉनिटर नहीं कर सकते, पर्सनल डाटा को कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या सरकार भी। तो एक एनवायरनमेंट जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की, या साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट होती है किसी ह्यूमन फैक्टर की वजह से, वो भी एक लिमिटेशन है। फिर ये भी समझने की बात है कि जो आउटकम या डिसीजन है उसका मीन्स से सीधा रिलेशनशिप नहीं होता। कई बार आपने मीन्स अपनाया कि इसको अपना के ये आउटकम होगा फ्यूचर में, पर ये कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है। हमें नहीं पता कि फ्यूचर में ये होगा या नहीं, या कौन सा ऑल्टरनेटिव ठीक बैठेगा। तो इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है। इसका रिजल्ट ये है कि हमें सेटिस्फैक्टरी आउटकम की ओर जाना है, जो कि एक कॉम्प्रोमाइज होगा वैल्यूज और गोल्स के बीच में। गोल्स थोड़ा ऑब्जेक्टिव, वैल्यूज में सब्जेक्टिविटी आ जाएगी। तो सब्जेक्टिविटी तो आएगी, पूरी तरीके से रैशनल मॉडल हम नहीं अपना सकते, पूरे तरीके से लॉजिक को फॉलो करके नहीं हो सकता। फिर इस साइमन के बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल को दो अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। एक है मीन्स एंड एनालिसिस। तो एंड वो चीज है जो हमने अचीव करनी है, मीन्स उस चीज को अचीव करने के लिए तरीका। जैसे पॉवर्टी को हमने हटाना है, ये हमारा एंड है। और मीन्स क्या होता है कि इस तरीके से हटाएंगे, स्किल इंडिया में इन्वेस्ट करना है, या नरेगा स्कीम चलानी है, या फंड ट्रांसफर करने हैं पुअर को, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो वीट है वो सस्ते दाम पे देनी है, जो राइस है वो सस्ते दाम पे देना है। तो ये अलग अलग मीन्स हो जाएंगे। इसमें क्या है, जो एंड है वो हमेशा वैल्यू रिडन होगा। जैसे पॉवर्टी की क्यों हराना हराना है, या पॉवर्टी को क्यों रिमूव करना है, क्योंकि पॉवर्टी बुरी चीज है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ गई। जो मीन्स है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हमें ये करना है क्योंकि इसको करने से ये रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी है, मतलब फैक्ट वैल्यूज अलग अलग चीजें हैं। तो ये तुलना भी करके हम साइमन का मॉडल समझ सकते हैं। साइमन ने इसकी बात की है। फैक्ट वो चीज है जो ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि एक फैक्ट है कि रंगराजन कमेटी थी, उसने बताया कि भारत में 29% के आसपास पॉवर्टी है। ये एक फैक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। वैल्यू लेडन स्टेटमेंट क्या होगा कि पॉवर्टी बुरी चीज है, ये थोड़ा सब्जेक्टिविटी में आ गया। इसको ज्यादातर लोग मानेंगे कि हाँ बुरी चीज है, पर कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं है। उसको मापने का कोई तरीका नहीं है, वो तो एक वैल्यू है। हमने हर डिसीजन मेकर ने क्या करना है कि हमें फैक्ट्स का प्रोपोर्शन किसी भी डिसीजन मेकिंग में ज्यादा लेके जाना है कि हमारा डिसीजन फैक्ट बेस हो। तो फैक्ट पे ज्यादा जोर देना और वैल्यूज को थोड़ा कम करना है। तो इस तरीके से हम थोड़ा रैशनल डिसीजन ले सकते हैं, ये साइमन का मानना था। डिसीजन मेकिंग में दो तरीके के टास्क होते हैं, एक थ्योरी और प्रैक्टिस। थ्योरी का क्या है कि डिसीजन एनालिसिस, द स्टडी एंड रिकॉग्निशन ऑफ द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन रैशनैलिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि हम एनालाइज करें और रिकॉग्नाइज करें कि जो ह्यूमन रैशनैलिटी है उसके लिमिट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये थ्योरी है। और प्रैक्टिस को साइमन ने कहा है
कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट इस तरीके के डिजाइन करें कि इंडिविजुअल की जो अप्रोच है या उसके डिसीजंस है वो रैशनैलिटी के नजदीक से नजदीक हो सके और रैशनैलिटी ज्यादा से ज्यादा उसके डिसीजन में आ सके, उसको वो प्रैक्टिस बोल रहा है। तो डिसीजन मेकिंग में दोनों टास्क इंपॉर्टेंट है, पहले रिकॉग्नाइज करना के लिमिटेशंस है, फिर उनको प्रैक्टिकली लिमिटेशन को दूर करने के लिए या कम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में चेंजेस करने। फिर रैशनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए या रैशनैलिटी को इंक्रीज करने के लिए साइमन ने कुछ अपने डिसीजंस बताए, सॉल्यूशंस बताए हैं। और वो एक एक्सपोनेंट था ऑप्टिमिस्टिक रैशनल अप्रोच टू ह्यूमन अफेयर्स, कि ह्यूमन अफेयर्स रैशनली ठीक हो सकते हैं अगर रैशनैलिटी ह्यूमन अफेयर्स में लेके आएंगे। तो वो ऑप्टिमिस्टिक था कि डिसीजन मेकिंग ज्यादा सही हो सकती है। तो उसके जो टेक्निक्स हैं कुछ उसने रिकमेंडेशंस दी, उसमें से कुछ डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि स्पेशलिस्ट ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो कह रहा है कि कुछ खास ग्रुप होने चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो खास तरीके का काम करते रहें, जो रूटीन और रेपिटेटिव है, जैसे ऑडिटिंग वाले हैं, अकाउंटिंग। तो उसमें स्पेशलाइजेशन आएगी, वो अपना काम अपनी फील्ड में स्ट्रांग है तो वो करते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, रैशनैलिटी इंक्रीज होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि वो एक्सपर्ट है उस फील्ड में। फिर मार्केट मैकेनिज्म की बात करता है साइमन, उसमें डिमांड और सप्लाई की बात की गई है, जैसे प्राइसिंग ऑफ गुड्स है, कि जो मार्केट मैकेनिज्म है अगर मार्केट को फॉलो करें, मार्केट पे भरोसा रख के उस पे उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले, तो हमारी रैशनैलिटी इंप्रूव हो सकती है। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने प्राइस का कोई डिसीजन लेना है, तो मार्केट से इंफॉर्मेशन उठाई जा सकती है कि ये जो प्राइस है इसकी सप्लाई कम है इस गुड की, तो ये प्राइस है, इसको इंक्रीज करना है। तो मार्केट पे छोड़ सकते हैं, मार्केट डिमांड और सप्लाई पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा। फिर कुछ टेक्निकल टूल्स की बात की है, कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बिग डाटा को एनालाइज कर लिया, ऑपरेशंस रिसर्च में इन्वेस्ट कर लिया। तो इससे भी रैशनैलिटी इंप्रूव होगी जब हम कंप्यूटर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, कोई टेक्निकल टूल्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि मशीन ज्यादा रैशनल है या वो ऑब्जेक्टिविटी पे ही काम कर रही है, उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं आएगी। ह्यूमन में मिस्टेक्स हैं, इमोशंस आ जाएंगे, पर जो टूल्स हैं उसमें इमोशंस नहीं आएंगे। फिर एक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ये ज्यादा क्लियर नहीं है। उसने कहा है कि इंस्टीट्यूशंस की जो नॉलेज है वो उससे ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है। अगर हम पॉलिटिकली एजुकेट करें किसी ह्यूमन को, तो एजुकेशन की बात कर रहा है, एजुकेशन से रैशनैलिटी आ सकती है। फिर दो तरीके के डिसीजन साइमन ने डिस्कस किए हैं। एक प्रोग्राम डिसीजन है जो रेपिटेटिव रूटीन में होती है, जिसका प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करता है कि हमने ये डिसीजन आज लिया, 3 दिन बाद उसी तरीके का डिसीजन आया, वो उसका डिसीजन ले लिया, फिर वो सॉल्व हो गया। वो डिसीजन इस तरीके के रेकरेंट होते हैं। एक होता है नॉन प्रोग्राम डिसीजंस, या इसको स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी बोल सकते हैं, जिसका प्रेसिडेंट नहीं है, मतलब एक नई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढना है। और इस तरीके के डिसीजन जो हायर लेवल पे होते हैं मैनेजर्स के। प्रोग्राम डिसीजन थोड़े सिंपल होते हैं, इसमें रैशनैलिटी ज्यादा होगी, साइमन का मानना था। और ये क्योंकि रूटीन है, रेपिटेटिव है, ये चल जाएगा। पर नॉन प्रोग्राम डिसीजंस में रैशनैलिटी की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये नई चीज है और इसमें टेक्निकल ग्रुप्स नहीं बने, इसको हम ह्यूमंस को ही सॉल्व करना पड़ेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के। और इस मॉडल का कुछ क्रिटिसिज्म है, जैसे कि सेटिस्फाइसिंग मॉडल देते हुए जो साइमन है उसने जस्टिफाई कर दिया नॉन एफिशिएंट डिसीजन को, मतलब वो उसने रैशनैलिटी को दरकिनार करके एक बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया, जो इनएफिशिएंसी को ये कह के मतलब जस्टिफाई कर रही है कि इस तरीके के डिसीजन बेस्ट नहीं होगा, तो कम बेस्ट जो सेटिस्फैक्टरी है या गुड इनफ है वो ले लिया जाएगा। और रैशनल मॉडल के थोड़ा ऑपोजिट जाते हुए नजर आता है कई लोगों को साइमन का मॉडल, क्योंकि ये रैशनैलिटी को दरकिनार कर रहा है। फिर ये इनकॉम्पिटेंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स को जस्टिफाई कर रहा है, जैसे पॉलिटिकल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इंडिया के एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर सिविल सर्विसेज में लोग इनएफिशिएंट हैं, तो उसको जस्टिफाई कहता है कि बाउंडेड रैशनैलिटी है, वो डिसीजन अच्छे नहीं ले सकते, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट है, कई कारण दे दिए, ह्यूमन रैशनैलिटी की लिमिटेशंस है, तो इनकॉम्पिटेंस उसने जस्टिफाई कर दी। फिर पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डायकोटमी का कॉन्सेप्ट ये वापस ले आया, कई स्कॉलर्स कहते हैं जो
फैक्ट वैल्यू डायकोटमी का इसने कॉन्सेप्ट दिया। वो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डायकोटमी का कॉन्सेप्ट ही वापस लेके आ गया कि पॉलिटिक्स जो गोल डिसाइड कर रहे हैं वो वैल्यू लेडन है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन है वो फैक्ट लेडन है। तो ये डायकोटमी रिजेक्ट कर दी गई थी मिड 1950s 40s इस मिड 20th सेंचुरी में। तो वहां पे 20th सेंचुरी में इसको हमने दरकिनार कर दिया था। ये वापस उस तरीके की बात कर रहा है। फिर रोल ऑफ एक्स्ट्रा रैशनल फैक्टर्स है उसको इग्नोर किया साइमन ने। जैसे ट्रेडिशंस हैं, फेथ है, कल्चर है। अभी गुजरात में अगर ये कल्चर है कि वो ऑनियंस या को नहीं पसंद करते या अल्कोहल यूज नहीं करते, तो ये एक एक्स्ट्रा रैशनल फैक्टर है। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने वहां पे अगर बेचनी है कोई चीज तो उसको ये दिमाग में होना चाहिए कोई अल्कोहलिक ब्रांड वहां पे नहीं आ सकता। तो कुछ एक्स्ट्रा रैशनल फैक्टर्स होते हैं, ट्रेडिशंस, फेथ, कल्चर, उसको ये इग्नोर कर रहा है। और जो कॉम्प्लेक्स पॉलिसी क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये वर्केबल नहीं है जो साइमन का मॉडल है। जैसे फॉरेन पॉलिसी है उसमें क्या रैशनैलिटी के ऑल्टरनेटिव्स, क्या आउटकम हम मेजर करेंगे, फिर कंप्यूटर्स कैसे यूज करेंगे। तो कई चीजों में ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, वो साइमन बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल काम नहीं आएगा। आउटकम्स बहुत रैशनली नहीं हम डिसाइड कर सकते या मीन्स नहीं अपना सकते, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में ऑल्टरनेटिव्स को देखो। ये एक एग्जांपल है, फॉरेन पॉलिसी में कोई भी ऑल्टरनेटिव ले लो, उसका आउटकम पॉजिटिव नेगेटिव्स कैसे वेट करेंगे, तो उसका तो प्रेसिडेंट भी नहीं है कोई। फिर ह्यूमन रिलेशंस को इग्नोर किया साइमन ने, डिसीजन मेकिंग पे जोर दिया। और ह्यूमन रिलेशंस जो सोशल रिलेशंस है, ह्यूमंस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उनकी सोशल इंटरेक्शन है, आपस में है, बात करते हैं, उनके ग्रुप्स हैं, उसको इसने इग्नोर कर दिया। और डिसीजन मेकिंग का जो मॉडल है पूरा, उसमें इमोरलिटी है कि एथिक्स और वैल्यूज की बात नहीं की गई कि एथिक्स के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। वो रैशनल डिसीजन मेकिंग में एथिक्स भूल चुका है साइमन। जो रैशनैलिटी मॉडल है वो ये रिकॉग्नाइज नहीं करता कि कुछ चीजों का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं हो सकता। जैसे फॉरेन रिलेशंस हैं या कोई डिफेंस की पॉलिसी है, कॉस्ट बेनिफिट हमें आउटकम कैसे पता चलेगा, वो डिफिकल्ट टास्क है। तो कुछ चीजों में ये नहीं होगा। ये भी एक साइमन के मॉडल का भी और रैशनैलिटी मॉडल का भी एक क्रिटिसिज्म है। फिर ये अपॉर्चुनिज्म जो है या सेल्फ इंटरेस्ट है उसको इग्नोर कर रहा है। जैसे पब्लिक चॉइस थ्योरी ने एक मुद्दा उठाया था कि सिविल सर्वेंट अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। यहाँ तो ह्यूमन रैशनैलिटी की लिमिट्स की बात की गई है। ये नहीं बताया जा रहा कि ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमंस जानबूझ के नॉन रैशनल डिसीजन ले सकते हैं। मान लो सरकार के लिए ये अच्छी बात है कि करप्शन ना हो, लेकिन जो इंसान है उसको पता है मैं सिविल सर्वेंट हूँ और करप्शन बुरी चीज है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो फिर भी नॉन रैशनल डिसीजन ले रहा है, ब्राइबरी कर रहा है, मतलब ब्राइबरी की प्रैक्टिस को बढ़ावा दे रहा है, रिश्वत ले रहा है। तो ये तो रैशनैलिटी मॉडल के एक क्रिटिसिज्म आ गया कि इस चीज को इग्नोर किया जा रहा है। और साइमन ने भी इसको इग्नोर किया कि ह्यूमन अपने हिसाब से डिसीजन लेने में जानबूझकर रैशनैलिटी का उसको पता होगा फिर भी अप्लाई नहीं करेगा, उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा। तो ये एक क्रिटिसिज्म है। पर ओवरऑल कह सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। और लिंडब्लूम के जो इंक्रीमेंटलिस्ट मॉडल है या ड्रॉर्स नॉर्मेटिव ऑप्टिमम मॉडल है, ये तीनों मॉडल काफी फेमस है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में।